प्यारे छात्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप आचार्य। आप सब ने मुझे दूरदर्शन की कक्षाओं में देखा होगा। तो आइए शुरू करते हैं आपके कक्षा 10वीं के हिंदी के पेपर के लिए 75 नंबर का ये पेपर रहेगा। फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन को, और शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको भविष्य में कहाँ से छात्रवृत्तियाँ मिल सकती हैं, कौन से टूर्नामेंट होने हैं, फ्री में सरकार द्वारा आप कहाँ घूम सकते हैं, कैसे लैपटॉप आदि प्राप्त करें, और आईएमपी क्वेश्चन मध्य प्रदेश के बेहतरीन शिक्षक आपको निःशुल्क इस चैनल पर शिक्षा देते हैं। सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक भी कर लिया होगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है भाई। तो पहला काल तो है आदिकाल, जिसे वीरगाथा काल भी कहते हैं। दूसरा काल है भक्ति काल, तीसरा काल है रीतिकाल, और आधुनिक काल चौथा है। अगला प्रश्न देखते हैं। छायावाद के आधार स्तंभ कवि नहीं है। तो देखिए, छायावाद के 4 कवि बड़े प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले तो जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने कामायनी लिखी, फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और फिर है महादेवी वर्मा, और एक है सुमित्रा नंदन पंत। तो इनमें सूरदास जी इसका आंसर नहीं है। यह आधार स्तंभ कवि नहीं है, भक्ति काल के कवि हैं सूरदास जी, इसलिए इसका आंसर होगा सा। अगला प्रश्न देखते हैं। सूरदास के आराध्य हैं। सूरदास ने किसकी भक्ति की? तो सब जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध हैं। श्री राम नहीं, जो तुलसीदास जी से संबंधित हैं। शिव जी का भी नहीं, श्री कृष्ण जी आराध्य हैं सूरदास जी के, तो इसलिए आंसर होगा सा, श्री कृष्ण जी। उपदिन में कौन सा समास है? उपदिन में उप उपसर्ग है, और जिस समास में आगे उपसर्ग होता है उसमें बहुब्रीहि समास नहीं, सॉरी, अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास में विभक्तियां आदि हट जाती, बहुब्रीहि में अन्य अर्थ निकलता है, कर्मधारा में विशेषण विशेष होता है, इसलिए ये तीनों आंसर ना होके इसका आंसर होगा अव्ययी भाव। अगला प्रश्न। गोपियों ने कृष्ण को बड़भागी कहा। यहाँ बड़भागी से क्या तात्पर्य है? बड़ बोला, जिसका बड़ा हिस्सा है, भाग्यवान या घमंडी। तो गोपियों ने कृष्ण को बड़भागी यानी भाग्यवान कहा, जिसका भाग यानी भाग बड़ा हो वो बड़भागी। वीर रस का स्थायी भाव क्या है बच्चों? 9 रस है, 9 रसों के स्थायी भाव आपको मालूम होना चाहिए। जैसे एक है वीर रस, तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। निर्वेद है, तो इसका ये किसका स्थायी भाव है? निर्वेद है शांत रस का स्थायी भाव। शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव शोक, और आश्चर्य है अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है। ऐसे ही जैसे घृणा बीभत्स रस का स्थायी भाव। तो 9 रस और उनके स्थायी भाव, संचारी भाव आदि अनुभव याद कर लीजिए, क्योंकि आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरना है आपके लिए। रसात्मक वाक्य खाली स्थान को कहते हैं। रसात्मक वाक्य काव्य को कहते हैं, ठीक है। और अन्य भी परिभाषाएं हैं काव्य की, जैसे रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, तद्दोष शब्दार्थों वाला भी काव्य कहलाता है मम्मट का। तो ये रसात्मक वाक्य जो कहा पंडित राज जगन्नाथ ने इसकी परिभाषा दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा काव्य। दूसरा प्रश्न पूछा है, सूरदास ने खालिस्तान भाषा में रचना की है, ब्रज में या संस्कृत में? सूरदास जो कृष्ण भक्त थे, सूर सारावली आदि इनकी रचना है, वो इनकी ब्रज भाषा में रचना है, तो ब्रज इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है इन्होंने, मात्रा वर्ण यति गति लय तुक आदि साय सहित रचना खालिस्तान कहते हैं। नाटक एकांकी या छंद, जिसमें वर्ण मात्रा यति गति लय आदि हो, तो वो छंद वाली रचना कहलाती है। दोहा में खालिस्तान चरण होते हैं 4, 6 या 5। तो दोहा में 4 चरण होते हैं, ठीक है। मूलतः 2 लाइन्स होती हैं, और 2 लाइन्स में पहली लाइन में 13 पर यति होती है, फिर 11 मात्राएं बचती हैं। दूसरी लाइन में 13 पर यति होती है, फिर 12, ऐसा करके। अगला प्रश्न देखते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले खाली स्थान होते हैं, रस या अलंकार? तो काव्य की शोभा जिनसे बढ़ती है वो अलंकार होते हैं। अलंकार यानी आभूषण, जिससे शोभा बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं। रमणीय अर्थ का प्रतिपादक होता है कौन? ये दूसरी परिभाषा काव्य की, इसलिए यहाँ हो जाएगा काव्य। खालिस्तान एक रस है, तो श्रृंगार या वीरता? वीरता रस नहीं, वीर रस है, और वीरत्व का भाव वीरता हो गई, तो यहाँ पर श्रृंगार एक रस हो गया, इसलिए इसका आंसर ही हो जाएगा। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है प्रसिद्ध या रामचरितमानस? तो यहाँ पर रामचरितमानस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सही गलत आपको यहाँ बतानी है। वीडियो लंबा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं बताऊं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बता देंगे सर दूसरा वीडियो भेजें, तो मैं दूसरा भी भेज दूंगा। अभी देखते हैं प्रश्न 3 का आंसर। गद्य का प्रारंभिक रूप बोलचाल था। बिल्कुल सही है, ये प्रारंभिक रूप गद्य का बोलचाल ही था। तो या भी निपातों में गिने जाते हैं। हाँ, वाक्य में या अपनी बात पर जोर देना हो तो निपातों का प्रयोग किया जाता है। उसमें मैं तो जाऊंगा, तुम भी जाओगे, इस प्रकार से तो या भी, और भी कई प्रकार से निपात होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो गया। कृष्ण भक्ति व श्रृंगार के प्रसिद्ध रचनाकार सूरदास हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। सूरदास जी श्रृंगार भी लिखा है उन्होंने, और कृष्ण भक्ति भी लिखी है। आत्मकथा एकांकी, आलोचना निबंध, यह गद्य विधाएं हैं। बिल्कुल गद्य विधाएं हैं। गद्य विधा में एकांकी, आत्मकथा, निबंध और कहानी, कथा,
रिपोर्टाज, संस्मरण, पत्र लेखन आदि आदि। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही है। प्रकृति और नारी से संबंधित इसमें चित्रण है, तो ये भी सही हो गया। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहते हैं या कहा जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया। अगला एक शब्द उत्तर देना है। परधन उपकार क्या बनेगा? परधन उपकार गुण संधि है, बनेगा परोपकार। दीर्घ संधि कौन सी संधि के अंतर्गत आती है? दीर्घ संधि स्वर संधि के अंतर्गत आती है, तो इसका स्वर संधि आंसर हो जाएगा। सुंदर कन्या उपवास करती है, यहाँ क्या विशेषण है? विशेषण इस वाक्य में जो विशेषण क्या है? सुंदर कन्या उपवास या करती है, तो इस वाक्य में कन्या जो है शब्द उसकी विशेषता बता रही सुंदर, इसलिए विशेषण हो जाएगा सुंदर। अगला रस काव्य की क्या है? रस काव्य की क्या है? तो रस काव्य की आत्मा मानी जाती है और अलंकार उसके आभूषण या शोभादायक तत्व माने जाते हैं। तो आत्मा प्रदीप में कौन सा उपसर्ग है? जो 22 उपसर्ग होते हैं प्यारे बेटो, तो उन 22 उपसर्गों में उपसर्ग है प्रा, जैसे प्रशांत, प्रदीप, प्राचार्य, तो प्रा उपसर्ग है यहाँ पर, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रा। इसके बाद त्रिनेत्र में कौन सा समास है? जब भी किसी समास में आगे आपको संख्या दिखे 3, जैसे चतुर्योग, चतुर्मुखी, त्रिलोक, त्रिनेत्र, तो समझ जाइए आगे संख्या है, तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, सही जोड़ियाँ मिलाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगार, श्रृंगार रस है, इसकी जोड़ी भाग जाना है, सर्वज्ञ, निर्वेद, नहीं निर्वेद, तो शांत रस, वाक्य, क्रोध या रति, तो श्रृंगार रस की जोड़ी बनेगी रति, इसका स्थायी भाव। ठीक है। 9-2-11 होना, ये क्या है? 9-2-11 होना एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कहीं से भाग जाना, निकल जाना, तो भाग जाना से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। सब कुछ जानने वाला, यानी जो व्यक्ति सब कुछ जानता है, एक शब्द में ये आंसर बन सकता है, वो कहलाता है सर्वज्ञ। ठीक है। जैसे जो ईश्वर में आस्था रखता है वो आस्तिक, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, ऐसे करके एक शब्द वाले बहुत सारे शब्द बनते हैं। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। इसके बाद शांत रस का स्थायी भाव बताइए भाई। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। सार्थक शब्द का योग, जब सार्थक शब्द का योग बनता है, बहुत सारे सार्थक शब्द मिलकर कुछ वाक्य बनाते हैं, सार्थक शब्द का योग यानी मिलना वाक्य कहलाता है, तो इसकी जोड़ी वाक्य से बनेगी। इस प्रकार से ये हुए। हम प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, काव्य किसे कहते हैं भाई? 8 मिनट का हमें बनाना है, तो काव्य किसे कहते हैं? कुछ प्रश्न और देख लेते हैं। तो रमणीय अर्थ प्रतिपादक शब्दों को काव्य कहते हैं, या दूसरी रसात्मक वाक्य को काव्य कहते हैं, या और भी हम बना सकते हैं। जैसे एक और आपने सुना होगा मम्मट की परिभाषा, तद्दोटौ शब्दार्थौ सगुण वन अलंकृति, यानी गुणों से सहित शब्द और अलंकार हो या ना हो, पर गुणों से सहित निर्दोष शब्दों और अर्थों के योग को काव्य कहते हैं। ये भी लिख सकते हैं आप। दो सरल परिभाषाएं लिखें। एक तो रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द काव्य है, या रसात्मक वाक्य काव्य है। प्रश्न नंबर 7, खंड काव्य और महाकाव्य किसे कहते हैं? तो खंड काव्य और महाकाव्य में काव्य शब्द कॉमन है, ठीक है ना। महाकाव्य जो विस्तृत विशाल जीवन, संपूर्ण जीवन की बात बताते हो, या जीवन की किसी बात को बहुत विस्तृत रूप से बताते हो, कंप्लीट करते हो, वो महाकाव्य हैं। और ये सर्गबंध होते हैं, सर्गबंधो महाकाव्य, यानी सर्ग से सहित होते हैं, वो महाकाव्य होते हैं। इनमें वर्णनात्मक विशेषता होती है, यानी नदियों का, तालाब, झरनों का, प्रकृति का चित्रण बड़े लंबे रूप में होता महाकाव्य में। जबकि खंड काव्य जीवन के किसी एक खंड या एक हिस्से की बात को बताते हैं, और इसमें बहुत अधिक लंबा वर्णन नहीं होता है, छोटी सी होता है। महाकाव्य की अपेक्षा खंड काव्य छोटा होता है, महाकाव्य विशाल होता है। महाकाव्य में सर्ग होते हैं, जबकि खंड काव्य छोटा सा अध्याय आदि में विभक्त होता है। आगे देखते हैं, गद्य विधाओं का परिचय दें, वहाँ किन्हीं दो में अंतर लिखें। तो गद्य विधाएं 10 से ज़्यादा भी हैं, जैसे रिपोर्टाज, संस्मरण, ये तो छोटी सी हैं। गौण विधाएं मुख्य विधाओं में जैसे निबंध, कहानी, आलोचना और एकांकी, इस प्रकार से। और गौण विधाओं में आ जाएंगे एकांकी, रिपोर्टाज, संस्मरण, पत्र लेखन। इस प्रकार से गद्य विधाओं के ये बहुत सारे परिचय हुए। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गद्य विधाओं को, मुख्य गद्य विधा और गौण गद्य विधा। दो में अंतर लिखना है तो आप कहानी में और एकांकी में अंतर लिख दीजिए। कहानी बिना संवाद के सीधी निरंतर लिखी गई है, जिनमें पात्रों से कुछ बुलवाया नहीं जाता, कहानी के माध्यम से बात कही जाती है। एकांकी में पात्र स्वयं अपने डायलॉग से या कथन को बोलते हैं, और एकांकी संघर्ष दिखाती है। इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो 8 मिनट से ज़्यादा लंबा हो गया है, तो अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए इंतज़ार करें या कमेंट में ज़रूर दें। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें।